Let's move on to the next topic of this series, which is coordination compounds as well as D and F block. So let us look into the first question, what it says. देखिए जरा. So it goes like this. आपको दिया हुआ है the increasing order of wavelength of absorption for the complex ions. तो आपको बताना है कि कौन सा complex ion है जो आपका ज्यादा वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा. दिस इज इट. यहां पर आपका सारे ही क्रोमियम के कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं. इफ यू पे अटेंशन, यहाँ पे सारे ही क्रोमियम जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है. यू कैन इजीली फाइंड आउट. अमोनिया न्यूट्रल है, वाटर न्यूट्रल है आपका, और ऐसे ही यहाँ पे Cl -1 में है तो ये +3 आएगा. प्लीज यहाँ पे करेक्शन है छोटा सा. और यहाँ भी Cr आपका किस में है, +3 में प्रेजेंट है. तो आपको बताना है कि किस वाले केस में आपका ज्यादा एब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ होगा. तो आप जानते हैं बहुत सिंपल है. आप जब ऑब्जर्व करें इसको तो ऑल ऑफ देम आर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आपके स्प्लिट कर जाएंगे T2G और EG में एज पर द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और दोनों की एनर्जी अलग अलग होगी. बैरी सेंटर से आपका नीचे T2G लाई करेगा और बैरी सेंटर के ऊपर आपका EG लाई करेगा. अब अगर हम क्रोमियम के कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो यहाँ पे क्योंकि क्रोमियम +3 में प्रेजेंट है तो आपका 3D3 हो जाएगा. अदरवाइज क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन अगर हम ग्राउंड स्टेट एटम की बात करें तो वो क्या होता है, 3D5 4s1. क्योंकि क्रोमियम यहाँ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो इट विल बिकम 3D3. तो ये सिचुएशन होगी आपकी. अगर मैं T2G और EG ऑर्बिटल्स ड्रॉ करूं तो इट विल बी लाइक दिस. ये रहा आपका T2G में आपका ये 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और EG आपका यहाँ पर वेकेंट प्रेजेंट होगा. इट विल बी लाइक दिस. अब अगर आपको इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना है देन व्हाट यू नीड एनर्जी. और जितना ज्यादा ये गैप होगा, जिसको हम डेल्टा O बोलेंगे, डिफाइन करेंगे, जितना ज्यादा ये गैप हो जाएगा आपको पता है उतना ज्यादा आपको एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को क्या करने के लिए, एक्साइट करने के लिए. और अगर इलेक्ट्रॉन आपका एक्साइट हो रहा है ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करके तो उस केस में आपका जो लैम्डा की वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी. सो इन दिस केस बेसिकली वी नीड टू लुक कि किसमें डेल्टा O जो आपका स्प्लिटिंग एनर्जी है किसमें ज्यादा आ रही है इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. सो इफ यू पे अटेंशन दैट कैन बी इजीली एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, द स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड. तो स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड के बेसिस पे हम बड़े आराम से इसको आंसर कर सकते हैं. सो इफ वी गो विद द स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड, तो स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड. सो लिगैंड फील्ड की मैं बात कर रहा हूं तो सबसे आगे आपका Cn- आ जाएगा और Cn- के बाद अगला नंबर किसका होगा, अमोनिया का होगा. वी हैव दिस सिचुएशन. अमोनिया के बाद आपका फिर ऑब्जर्व करें तो वी हैव वाटर एंड देन वी हैव Cl. तो वाटर हो जाएगा और लास्ट में आपका Cl- हो जाएगा. सो दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड. अब उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं डेल्टा O किसमें ज्यादा होगा. तो डेल्टा O की अगर हम बात करेंगे, क्योंकि सेम सेंट्रल मेटल एटम है तो जो डिफरेंस आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में, बिकॉज ऑफ द लिगैंड्स. तो डेल्टा O का भी ऑर्डर यही हो जाएगा, Cn- अमोनिया हो जाएगा एंड देन इट विल बी वाटर और लास्ट में आपका हो जाएगा Cl-. अब डेल्टा O पता चल गया तो हमको पता है जो गैप होगा वो रेडिएशन के फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रहा होगा. तो H न्यू लिख सकते हैं हम उसको, एंड विच कैन बी अगेन रिटन एज Hc/लैम्डा. तो लैम्डा की अगर हम बात करेंगे इट विल बी जस्ट ऑपोजिट. तो दिस इज द लैम्डा एब्जॉर्प्शन, उसने यहाँ क्वेश्चन में बोला हुआ है. तो लैम्डा एब्जॉर्प्शन को अगर आप नोटिस करें तो इट विल बी जस्ट ऑपोजिट विच इज Cn- फिर अमोनिया हो जाएगा एंड देन इट विल बी H2O और लास्ट में आपका आ जाएगा Cl-. ये सिचुएशन आपकी क्रिएट हो जाएगी. अब यहां पे अगर हम नोटिस करें इस केस में तो देखते हैं क्या ऑर्डर आएगा. तो नंबरिंग कर लेते हैं फटाफट. Cn- की अगर हम बात करें तो दिस इज 4. Cn- के लिए 4 हो जाएगा तो 4 सबसे पीछे हो जाएगा. फिर Cn- के बाद आपका अमोनिया है. अमोनिया की बात करें तो ये फर्स्ट हो जाएगा. फिर इसके बाद अगर हम अगली बात करें विच इज वाटर, वाटर के केस में आपका 3 हो जाएगा. और अगर हम Cl- की बात करेंगे तो वो आपका हो जाएगा 2. तो आंसर इज 4 1 3 2. तो विच मैचेस अप विद
द सी ऑप्शन 4132। तो ये सिंपल सा एप्लीकेशन था किसके ऊपर, क्रिस्टल फील्ड स्ट्रेंथ और आपका स्प्लिटिंग एनर्जी के ऊपर इन द केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। इन द रिएक्शन शोन बिलो x and y respectively are, so we have this question with us जिसमें x और y आपको दिया हुआ है और एक कंपाउंड दिया हुआ है आपका कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है विच इज Mn2CO10। अब जो कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनके साथ एक खास बात होती है, आपको मालूम है, दे ट्राई टू अटेन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर सच दैट इट मैचेस अप विद द इनर्ट गैस। तो अगर हम यहां पर Mn को देखें तो आपको पता है Mn का एटॉमिक नंबर 25 हो जाएगा। अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अगर इसको अचीव करना है इनर्ट गैस वाला तो दैट मींस इट शुड बिकम हाउ मच 36। तो यही आपकी इनर्ट गैस लाई करेगी 25 के बाद। सो इफ यू पे अटेंशन टू Mn2CO10, ये मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, Mn2CO10 का जो स्ट्रक्चर होता है, देयर इज अ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन Mn एंड Mn एटम, ये तो आपको मालूम ही है। एंड देन सिचुएशन इज लाइक दिस कि आपका कार्बन मोनोऑक्साइड जो आपका लिगैंड है वो आपका इस तरह प्रेजेंट होगा, ये इट विल बी लाइक दिस। सो ये हो गया, ये हो गया एंड ये हो गया। सो वी हैव दिस सिचुएशन हियर, और ऐसे ही एक पीछे आप शो कर सकते हैं। तो अगर आप नोटिस करें तो दिस इज द प्लेन जिसमें चार आपके लिगैंड लाई कर रहे होंगे, ऐसे ही चार यहाँ लाई कर रहे होंगे और एक मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर शो करा हुआ है। सो ये जो चार मैंने शो करे हैं दे आर इन अ सिंगल प्लेन, और फिर इन दोनों के बीच में ये जो दो प्लेन्स में आपके लिगैंड्स अरेंज्ड हैं उनके बीच में Mn और Mn का बॉन्ड बन रहा है। सो इफ यू पे अटेंशन हियर, यहां पर अगर Mn का हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालें तो Mn 25 है, इन 5 लिगैंड्स की वजह से कितने 2 इलेक्ट्रॉन उसके साथ कोऑर्डिनेट हो रहे होंगे, दैट मींस 10 हो गया 35, और एक इलेक्ट्रॉन कहां से आया, बिकॉज ऑफ दिस शेयरिंग। तो शेयरिंग की वजह से आपका Mn के पास इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 हो गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी फॉर कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस। नाउ द सिचुएशन इज लाइक दिस, Mn2CO10 दिया हुआ है। अब Mn2CO10 के साथ एक खास बात होती है, वो ये है कि हम इस बॉन्ड को क्लीव कर सकते हैं डिफरेंट वेज में, विच इज वी कैन डू ऑक्सीडेटिव क्लीवेज कर सकते हैं, रिडक्टिव क्लीवेज कर सकते हैं, इनफैक्ट होमोलिसिस भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर सनलाइट यूज करें तो मैं तीनों ही मेथड आपको डिस्क्राइब कर देता हूं, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। अगर मैं ऑक्सीडेटिव की बात करूं, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज कब होती है, जब फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रखे हैं। तो इफ यू डू ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, आपका मैं यहाँ पे F2 ले लेता हूं, तो F2 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो व्हाट विल हैपन, ये F2 आप ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं, Mn2CO10 को ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडाइज करेगा मतलब खुद वो क्या होने वाला है, रिड्यूस होगा। तो Mn2CO10 एक्चुअली में क्लीव कर जाता है किसमें, MnCO5 एंड देन वी हैव प्लस हियर। तो आप ऐसे विजुलाइज कर सकते हैं, ये बॉन्ड आपका क्लीव करा फ्लोरीन ने, 2 फ्लोरीन एटम, और ऐसे ही आप इसको ब्रेक करिए। फ्लोरीन एटम ने क्या करा, इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लिया, खुद F- में चेंज कर गए, और यहां पर आपका क्या रह जाएगा, सिर्फ प्लस प्लस रह जाएगा। तो यहां पे ऑक्सीडेशन हो गया, Mn का +1 में चला गया। इनफैक्ट अगर आपसे कोई बोले व्हाट इज द प्रोडक्ट हेयर, तो आप बड़े आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि F ने इलेक्ट्रॉन्स गेन करें, F- में चेंज करा है, तो यहां पर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, Mn एंड इट विल बी CO टाइम्स ऑफ 5F। दिस इज ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। ऐसे ही आप अगर होमोलिसिस करते हैं, इन आपने मान लीजिए लाइट यूज करी, तो इन दैट केस आपका फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, MnCO5 और Mn के ऊपर आपका डॉट, इस तरह आपके 2 फॉर्म हो जाएंगे। फिर यहां पर ऊपर आप प्लीज बैलेंस कर लीजिएगा, आपके ये 2 MnCO5 प्लस बने थे और ये 2 MnCO5 प्लस आपके F- के साथ कंबाइन कर गए। अगर हम रिडक्टिव क्लीवेज की बात करें, जिसके ऊपर ये आपका क्वेश्चन बेस्ड है, तो देखिए उस केस में क्या हो जाएगा, रिडक्टिव आप कब करते हैं, जैसे सोडियम मेटल के साथ अगर इनको हीट करा जाए, तो सोडियम जिसके आउटर मोस्ट में आप एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जो वो लूज करना चाहेगा, वो इन Mn को दे देगा। एज अ रिजल्ट आप नोटिस करेंगे Mn के ऊपर ये फॉर्म होगा और Mn के ऊपर आपका क्या, माइनस चार्ज आ जाएगा, ये सिचुएशन बनेगी। तो इट विल बी लाइक दिस, 2Na प्लस विल बी फॉर्म्ड एंड 2 MnCO5 माइनस विल बी फॉर्म, 2 Na मिलकर के एक एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे। सो फाइनली यू गेट दिस, एंड
ये एक न्यूक्लियोफाइल होता है, दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल। अब अगर ये न्यूक्लियोफाइल है देन व्हाट, न्यूक्लियोफाइल है तो ये अटैक कर सकता है कहाँ पर, ऐसे कंपाउंड्स पे जिन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज की अवेलेबिलिटी हो, लिविंग ग्रुप अच्छा प्रेजेंट हो। सो लेट अस पे अटेंशन टू दिस क्वेश्चन। Mn2CO10 आपने सोडियम विद मेटल के साथ ट्रीट करा है, ये आपका X क्या होगा, अभी अभी हमने देखा, देखिए MnCO5 माइनस का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इफ यू पे अटेंशन, वो ऑप्शन आपका बी में आ रहा है, सी में आ रहा है, तो ए आंसर नहीं हो सकता, डी आंसर नहीं हो सकता, बी सी में से एक आंसर है। अब CH3COCl, ये आपको एसिटिल क्लोराइड दिया हुआ है, इस पे आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा एंड फर्स्ट इट विल एड अप और उसके बाद एलिमिनेशन हो जाएगा। सो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल मूव टू O, देन इट विल रिवर्ट बैक ऑन Cl, जो कि आप एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, वो लीव कर जाएगा और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। तो हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या है, MnCO5, तो इसके साथ हमें MnCO5 को कनेक्ट करना है। सो इफ यू पे अटेंशन, वो किस में मैच कर रहा है, ऑप्शन बी में मैच कर रहा है। ये हो नहीं सकता बिकॉज MnCO5 आपका माइनस में और Cl भी माइनस में, तो हाउ इज पॉसिबल कि दो लाइक चार्जेस बॉडी एक दूसरे के साथ क्या कर जाए, कनेक्ट कर जाए। सो दिस इज द क्वेश्चन। तो ये एक इंफॉर्मेशन थी, इनफैक्ट दो इंफॉर्मेशन मैंने ऐड करी है। कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस अपना इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अचीव इस तरह करते हैं ताकि वो इनर्ट गैस से क्या कर जाए, मैच कर जाए, और वो स्ट्रिक्टली इस रूल को फॉलो करते हैं। एंड देन Mn2CO10 का आपको स्ट्रक्चर भी जैसे मैंने बताया, Mn2CO10 का जो स्ट्रक्चर होगा वो भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ये चार आपके एक प्लेन में है और उसके परपेंडिकुलर ऐसे एक कार्बन मोनोऑक्साइड लगा है, ऐसे यहाँ पर भी चार एक प्लेन में है और एक कार्बन मोनोऑक्साइड इस तरह, और देन दे आर बॉन्डेड टू ईच अदर। अब आई होप ये क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए जरा व्हाट इट सेज। इन द कॉम्प्लेक्स, आपको एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है WCO, अगेन ये कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है, C5H5 होल ट्वाइस, यहाँ पे साइक्लोपेंटाडाइइनिल लिगैंड की तरह यूज करा जा रहा है। सो वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिगैंड्स हियर, एक हो गया आपका कार्बन मोनोऑक्साइड which is a neutral ligand, and cyclopentadienyl anion which is what, a negatively charged ligand। आपको पता है वो aromatic in nature होता है। So if you look into the question, यहाँ पे टर्म यूज करा है हेप्टो, तो यहाँ पर एक टर्म डिफाइन किया जाता है which is hapticity of a ligand। हाउ डू वी डिफाइन हैप्टिसिटी ऑफ अ लिगैंड? हैप्टिसिटी ऑफ अ लिगैंड डिफाइन करा जाता है कि अगर आपके पास कोई लिगैंड है, जैसे साइक्लोपेंटाडाइइनिल को ही समझ लेते हैं, इसकी हेल्प से आपको क्लियरिटी आ जाएगी। आपको पता है कि ये नेगेटिव चार्ज आपका क्या कर रहा है, रेजोनेट कर रहा है इसके अंदर, दैट इज व्हाई इट इज एरोमेटिक सिस्टम। तो 6 इलेक्ट्रॉन आपके साइक्लोपेंटाडाइन की रिंग में डीलोकलाइज है कंटिन्यूसली। अब ये कितनी तरह से काम कर सकता है, या तो ये अपना एक लोन पेयर जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये सीधे शेयर कर दे, उस केस में हम बोलते हैं कि साइक्लोपेंटाडाइन की जो हैप्टिसिटी होती है, हैप्टिसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं किस सिंबल से, ईटा से, वो हो जाती है 1। तो मैं समझा रहा हूं इसका मतलब क्या है, 1। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर दे आपके, ये दो इलेक्ट्रॉन ये विच आर डीलोकलाइज, तो उस केस में हम हैप्टिसिटी जो साइक्लोपेंटाडाइन की बोलते हैं वो हो जाती है 3। और अगर ये सारे ही अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कोऑर्डिनेट कर दे सेंट्रल मेटल एटम में, तो हम बोल देते हैं हैप्टिसिटी होती है 5। तो यहाँ पे डिफाइन किया जाता है हैप्टिसिटी को कि कितने नंबर ऑफ एटम्स आपके कंटिन्यूअसली विदाउट एनी ब्रेक अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। दिस इज व्हाट वी नीड टू काउंट। तो जैसे साइक्लोपेंटाडाइन इनल एनाइन की हैप्टिसिटी आपकी 1 हो सकती है, ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं हैप्टिसिटी वाइल नेमिंग, या 3 हो सकती है, या फिर हैप्टिसिटी क्या हो सकती है, 5। दिस इज द हैप्टिसिटी विच हैज बीन नोटिस्ड एंड ऑब्जर्व्ड इन द केस ऑफ साइक्लोपेंटाडाइइनिल एनाइन। एंड हाउ डू यू डिफाइन हैप्टिसिटी? कंटिन्यूअस एटम्स जो अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं विद द सेंट्रल मेटल एटम, उन कंटिन्यूअस एटम्स को हम गिन लेते हैं, काउंट कर लेते हैं, और वही हैप्टिसिटी आपकी डिफाइन होती है। सो इन दिस केस ये जाता तो 1 हो गया, ये 3 जाते 3 हो गया। अगर ये पूरे 6 इलेक्ट्रॉन अपने शेयर कर देता, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरी शेयर करता, तो आप देख लीजिए सारे ही एटम आपके विदाउट एनी ब्रेक काउंट कर लेते तो कितने हो जाते, 5 हो जाते। सो दिस इज हाउ वी डिफाइन हैप्टिसिटी ऑफ अ लिगैंड। तो इसको याद रखिएगा। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ द
फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट C5H5 लिगैंड। तो बेसिकली इस कॉम्प्लेक्स में वो यही जानना चाह रहा है कि क्या हैप्टिसिटी। अगेन ये कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है तो इट विल ट्राई टू स्टिक टू EAN रूल। अगर हम टंगस्टन की बात करें, टंगस्टन का एटॉमिक नंबर होता है 74, दिस इज द एटॉमिक नंबर। अब यहाँ पे टंगस्टन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है बिकॉज C5H5 के ऊपर -1 का चार्ज प्रेजेंट है। तो टंगस्टन यहाँ पे सिंस +2 में है तो उसके पास इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 72, और जो इसकी नोबल गैस होगी वो हो जाएगी आपकी 86, विच इज हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। तो ये आपकी हो गई रेडॉन, आपकी ये गैस हो गई 86 जिसका एटॉमिक नंबर है। उसके बाद ओगेनोसॉन आता है जो लास्ट होती है 118 होता है। तो इफ यू पे अटेंशन यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, ये इनर्ट गैस वाला मैंने लिख दिया है आपके सामने। आपको ये नोबल गैसेस के एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड देन वी हैव रेडॉन एंड वी हैव ओगेनोसॉन। तो हीलियम का 2 हो गया, इसका 10 हो गया, इसका 18 होता है, फिर इट इज 36, फिर 32 आप उसमें ऐड करेंगे। तो 32 अगर हम 36 में ऐड कर दें, क्योंकि अब F में भी आपके इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे, तो ये हो जाएगा 58, 36 प्लस 32, सॉरी 2, 10, 18 एंड देन वी हैव 36। यहाँ पे एरर हो गई है, दिस इज 54, सॉरी यहाँ पे फिर से 18 ऐड होगा 54, फिर इसके बाद आपका F वाले आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स भी, तो आप 32 ऐड करेंगे। तो 32 जब हम ऐड करेंगे तो दिस विल बिकम हाउ मच 86, और इस पे जब ऐड करेंगे तो ये 118 आपका बन जाएगा। तो ये एटॉमिक नंबर आपको याद होने चाहिए, इनकी हमें जरूरत पड़ सकती है स्पेशली इन केसेस में। तो 72 और 86 कितने का डिफरेंस है, 14 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस आ रहा है। अब ये 14 इलेक्ट्रॉन साइक्लोपेंटाडाइइनल एनायन की साइकिल देगी इनको, तो हमें चेक करना है क्योंकि 2 हैं, तो अगर दोनों दे देती उस केस में तो फिर आपका 14 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट है, तो C5H5 की दोनों रिंग कितना कितना देंगी वो हमें जज करना है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो इनको भी सब्ट्रैक्ट कर लीजिए क्योंकि हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। तो 14 और -4 हो जाएगा, सो दिस इज द डिफरेंस। तो साइक्लोपेंटाडाइइनल एनायन आपको कितना कंट्रीब्यूट करने वाले हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब 10 इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको कंट्रीब्यूट करने हैं तो देखिए कैसे करा सकते हैं। अगर हम यहां पे बात करें तो इसमें कितने कंट्रीब्यूशन होता है, 4 का होता है, और अगर हम इस पे बात करें तो इसमें कितना का, 6 का होता है। सो इफ यू सम इट अप दैट विल मेक इट व्हाट, 10। तो एक साइक्लोपेंटाडाइइनल की जो हैप्टिसिटी है दैट इज गोइंग टू बी 3, और दूसरे साइक्लोपेंटाडाइइनल की जो हैप्टिसिटी है, जो कंटिन्यूअस एटम्स आपके इन्वॉल्व हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयरिंग में, उनको काउंट करें तो वो क्या है, 5। यही है। तो बस इसी पे ये बेस्ड क्वेश्चन था आपका। तो उसने पूछा है कि क्या पेंटाहेप्टो है दोनों लिगैंड, बिल्कुल गलत है, दोनों पेंटाहेप्टो नहीं हो सकते। क्यों, बिकॉज उस केस में आपका 6 इंटू 2 12 हो जाता। यहां पे ये बस ध्यान देने वाली बात है, ये CO के आपको 4 इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे वरना आप एरर करेंगे वहां पर। सो फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट। सेकंड की अगर हम बात करें, वन इज डायहेप्टो, अदर इज पेंटाहेप्टो, वन इज ट्राइहेप्टो, ये तो गलती हो गया, वन इज ट्राइहेप्टो, अदर इज पेंटाहेप्टो, दिस वन इज द करेक्ट, बोथ आर ट्राइहेप्टो, ये भी गलत हो गया। तो साइक्लोपेंटाडाइइनल की हैप्टिसिटी आप याद रखिएगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो ऑब्जर्व करी गई है दैट इज व्हाट, या तो ये 1 शो करता है, 3 शो करता है, या फिर क्या 5 शो करता है मोस्ट ऑफ द टाइम। सो दिस वाज ऑल अबाउट। तो आई होप हैप्टिसिटी इज क्लियर। कैसे डिफाइन करेंगे, कंटिन्यूअस एटम्स को हम काउंट करेंगे जो अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कंटिन्यूअस विदाउट एनी ब्रेक, उसको नहीं काउंट करेंगे, ध्यान रखिएगा। सो आगे बढ़े अगर, तो व्हाट इट सेज द नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेयरिंग एनर्जी पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 13,000 पर सेंटीमीटर। तो उसने वेवलेंथ के टर्म में यहां पर पेयरिंग एनर्जी को डिफाइन कर दिया है इन K4 FeCN6। द नेट पेयरिंग एनर्जी इन कॉम्प्लेक्स इज। तो अगर हम आयरन का कॉन्फ़िगरेशन को स्टडी करें जरा, तो आयरन, यहां पर आयरन आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, यू कैन इजीली फाइंड इट आउट। तो आयरन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D6, मैं वैलेंस शेल और पेन अल्टीमेट शेल का कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं। 3D6 हो गया और 4s2 हो गया आपका। अब +2 में दिया हुआ है, तो आयरन का +2 में जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा दैट विल बिकम व्हाट, 3D6।
ये सिचुएशन आ गई अब आपकी। अब 3d6 कॉन्फ़िगरेशन दिया है। अगर हम बिफोर अप्रोच ऑफ लिगैंड की बात करें, विच मींस आइसोट्रोपिक फील्ड की बात करें, जब कोई भी लिगैंड आपका नहीं आया है, वहां पर अगर हम बात करें तो हम कॉन्फ़िगरेशन कैसे डिफाइन करेंगे? दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन बिफोर अप्रोच ऑफ लिगैंड। तो ये सिचुएशन बन जाएगी 5 and then we have 6. This is what? Isotropic field. अब क्या होगा जब लिगैंड्स आपके अप्रोच करेंगे तो स्प्लिटिंग इज गोइंग टू हैपन। Cn माइनस इज SFL, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होता है, तो ये स्प्लिट करेगा। स्प्लिट होने के बाद आपके पास क्या क्या रह जाएगा? एक तो Eg आ जाएगा क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स दिया है, और नीचे रह जाएगा T2G। तो ये सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो अगर हम इसको बेरी सेंटर डिफाइन कर रहे हैं तो आपको पता है ये जो डेल्टा O होता है स्प्लिट कर जाता है। यहाँ पर इट इज 0.6 डेल्टा O की हम बात करते हैं, इट इज 0.6 डेल्टा O बिकॉज इट इज अ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इसलिए डेल्टा O रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो दिस इज हाउ मच? 0.4 डेल्टा O। ये बेरी सेंटर होता है, ये नेगेटिव में हो जाएगा, ये पॉजिटिव में हो जाएगा। इसके बेसिस पर हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी निकालते हैं, जिसमें पेयरिंग एनर्जी भी कंसिडर करनी पड़ती है हमें। तो अब अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखे SFL के केस में, तो ये डेल्टा O जो आपका होगा लार्ज हो जाएगा। जब ये लार्ज हो जाएगा तो आपके इलेक्ट्रॉन्स ऊपर ना मूव करने की जगह यहां पर ही पेयर अप करना पड़ेंगे। तो ये सिचुएशन आपकी क्रिएट हो गई किसके? D6 इलेक्ट्रॉन्स के लिए। Eg आपका क्या है? वेकेंट है। अब अगर हम नोटिस करें, पहले एक पेयर था, लेकिन अब आपका एक्स्ट्रा कितने? 2 पेयर आ गए हैं। तो पहले एक पेयर था, अब 3 पेयर बन गए। तो जो डिफरेंस आएगा पेयरिंग एनर्जी में वो कितना का आएगा? 2 पेयरिंग एनर्जी के इक्वल आएगा। और क्वेश्चन में आपने उसको दिया था पेयरिंग एनर्जी पर पेयर, उसने पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 13,000 पर सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो 2 पेयर के लिए आपकी कितनी एक्स्ट्रा पेयरिंग एनर्जी आएगी? वंस दिस कॉम्प्लेक्स हैज बीन फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द अप्रोच ऑफ द लिगैंड एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाय द लिगैंड, तो हम क्या बोलेंगे? इट विल बी 26,000 पर सेंटीमीटर माइनस ये, और ये ऑलरेडी आपका पहले भी प्रेजेंट था, बाद में भी प्रेजेंट था। सो दिस इज हाउ we define what pairing energy, net pairing energy in complex. Let's move on to the next question, what it says. देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आई होप दिस इज क्लियर। एंड इनफैक्ट यहाँ पे मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि अगर आपको क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे? एनर्जी ऑफ लिगैंड फील्ड माइनस एनर्जी ऑफ आइसोट्रोपिक फील्ड। तो इन सब की तो एनर्जी जब हम बोलेंगे वो तो जीरो ही होगी, क्योंकि यहाँ पे हम वेरी सेंटर डिफाइन करते हैं, तो ये जीरो हो गई। बट यहाँ पर एक पेयरिंग एनर्जी आएगी बिकॉज ऑफ 1 पेयर। तो जब आप निकालेंगे यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, तो कैसे निकालेंगे? 6 इंटू -4.4 डेल्टा O, ये हो जाएगा, प्लस 3 टाइम्स ऑफ पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी को आप P से रिप्रेजेंट कर दिए, दिस इज इट, ये हो जाएगा आपका। फिर ये हमें पता ही है, यहां पे इनकी एनर्जी जीरो मानी हुई है, बस पेयरिंग एनर्जी रहेगी विच इज P, तो आप उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैसे डिफाइंड होगी? एनर्जी जो भी आपकी क्रिस्टल फील्ड में प्रेजेंट होगी वो निकालिए, उससे किसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए? आइसोट्रोपिक फील्ड में जो एनर्जी है उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो आइसोट्रोपिक फील्ड में आपकी जो इलेक्ट्रॉन्स में एनर्जी काउंट होगी दैट इज गोइंग टू बी ओनली ड्यू टू पेयरिंग, अगर पेयर प्रेजेंट है। अगर पेयर नहीं प्रेजेंट है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर परेशान होने की हमें जरूरत नहीं है यहाँ पर। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट व्हाट? CFSE। तो आप याद रखिएगा ये स्टेबलाइजेशन एनर्जी है। तो मेनी टाइम्स वी मिस दिस पेयरिंग वाली बात को, इसकी वजह से हमारा एरर हो जाता है इसको कैलकुलेट करने में। तो एनर्जी और लिगैंड फील्ड की वजह से ऐसे रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, माइनस एनर्जी जो कि आपका आइसोट्रोपिक है। आइसोट्रोपिक देख के परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे सिंपली मतलब है बिफोर अप्रोच ऑफ लिगैंड एंड आफ्टर अप्रोच ऑफ लिगैंड। सो आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ CO बॉन्ड स्ट्रेंथ फॉर द कंपाउंड्स आपको दिए हुए हैं, ये अलग अलग कंपाउंड्स दिए हुए हैं, मॉलिबेंडम के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाए हैं। अगेन दिस इज हैविंग कार्बोनिल ग्रुप हेयर, और
3 कार्बोनिल सब में प्रेजेंट है, सेंट्रल मेटल एटम सब में सेम है, आपका NMe3 ये लिगैंड, ये यहां पर 3 लिगैंड और ये 3 लिगैंड और ये 3 लिगैंड आपके एक्चुअली में अलग दिए हुए हैं। तो इसका मतलब आपका आंसर भी यहीं पर छुपा हुआ है, हमें इन लिगैंड्स को ही स्टडी करना है। तो जब हम CO बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो आपको पता है कि जब भी कॉम्प्लेक्स में कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट होता है, M मान लो आपका सेंट्रल एटम है और वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को कोऑर्डिनेट कर रहा है M के साथ, उस केस में M से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पाई स्टार में क्या करती है, मूव करती है। और जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विच इज प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल मेटल एटम इसमें मूव करती है पाई स्टार में, जिसको हम सिनर्जिक बॉन्ड भी बोलते हैं, दिस इज नोन एज सिनर्जिक बॉन्डिंग, ये बॉन्ड बना और फिर ये हुआ, तो उस केस में आपका कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर गिर जाता है। और जब बॉन्ड ऑर्डर आपका गिर जाएगा देन व्हाट विल हैपन, बॉन्ड लेंथ बड़ी हो जाएगी और बॉन्ड स्ट्रेंथ आपकी घटिया हो जाएगी। तो बस हमें यही स्टडी करना है किसमें M में, किस सिचुएशन में M में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर जा सकती है। अगर कोई इस ऐसे लिगैंड्स आप लगा दें जो इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जो M में प्रेजेंट है जाने से रोके, तो उस केस में ये एंटी बॉन्डिंग में नहीं जाएगा, पाई स्टार इज एंटी बॉन्डिंग, जब वो एंटी बॉन्डिंग में नहीं जाएगा, रिलेटिवली कम जाएगा, तो आपका बॉन्ड जो होगा उसका बॉन्ड ऑर्डर रिलेटिवली ज्यादा होगा, जब रिलेटिवली ज्यादा होगा तो उसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। तो हमें लिगैंड्स स्टडी करने और देखना है कौन से ऐसे लिगैंड है जो बेसिकली M से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करने वाले हैं। सो लेट अस पे अटेंशन वन बाय वन। अगर हम यहां पर देखें, देखिए क्या क्या लिगैंड्स दिए हुए हैं, NMe3 दिया हुआ है आपका, ये हो गया आपका P, इसके लिए लिख लेते हैं, और Q आपको दिया हुआ है OPH होल थ्राइस, ये लिगैंड है आपका, राइट। फिर POPH होल थ्राइस, सो दिस इज द लिगैंड यू आर हैविंग, ये रहा लिगैंड। फिर अगर हम अगले वाले की बात करें तो इट इज PMe3, ये सिचुएशन बनी, यहां पर OPH है, इसको सही करें, POPH होल थ्राइस होगा, इट इज रिटन हेयर, ये बस यहाँ पे 3 आपको मेंशन कर देना चाहिए था, यहाँ पर थोड़ी सी एरर है। सो दिस सिचुएशन वी आर हैविंग, इसको कर लीजिए सही। फिर इसके बाद PMe3 आपको दिया हुआ है और ऐसे 3 है, और ऐसे बस यहाँ पे Me की जगह उसने क्या कर दिया है, OPH कर दिया है। और लास्ट जो दिया हुआ है दैट इज S, वो आपको दिया हुआ है PCl3। तो ये सब आपको डिफरेंट लिगेंड्स दिए हुए। तो यहाँ फॉस्फोरस के ऊपर जो लोन पेयर है वो क्या कर रहा है, वो कोऑर्डिनेट कर रहा है, या N के ऊपर जो लोन पेयर है वो आपका क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है। सो वी नीड टू स्टडी दीज लिगेंड्स, इनको हमें बस ऑब्जर्व करना है। तो अब इनके साथ जो ग्रुप लगे हुए हैं उनको नोटिस करिए, उसी से सारी चीजें हमें पता चल जाएगी। देखिए N जब आप इसके साथ कनेक्ट करेंगे M के साथ, तो N जब अपने बॉन्ड अपने लोन पेयर कोऑर्डिनेट कर देगा इसके साथ, N के पास कोई खाली जगह नहीं बचेगी। लेकिन अगर हम P वाले केसेस को ऑब्जर्व करें, जब हम P को इनके साथ कनेक्ट करेंगे तो व्हाट वी विल नोटिस कि P के पास वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब जो सेंट्रल मेटल एटम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इधर भी जा सकती है और इधर भी जा सकती है, जबकि NMe3 के केस में अगर हम देखेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज N डजंट हैव एनी वेकेंट ऑर्बिटल, फॉस्फोरस के पास वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो ये तो समझ में आ गया कि NMe3 हेल्प नहीं करेगा M से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करने में। एज अ रिजल्ट यहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी CO में जाएगी, जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी CO में जाएगी तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब यहां पे आते हैं PCl3, PMe3, POPH होल थ्राइस। तो आपको पता है कि Me तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो और Cl और OPH आपके क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने वाले हैं, तो दे आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो बस अब यही देखेंगे हम। तो P पर जब आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, जैसे ही आप P पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे, P पे एक तरह से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट करेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट करेंगे तो M से इलेक्ट्रॉन आपके किसकी तरफ मूव करने की टेंडेंसी रखेंगे, P की तरफ मूव करने की टेंडेंसी रखेंगे, और इधर मूव करने की टेंडेंसी रखेंगे तो इधर नहीं जाएंगे। जब इधर नहीं जाएंगे तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा PCl3 की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की, Cl आपका प्रेजेंट है यहां पर। तो इस केस में आपका जो बॉन्ड
स्ट्रेंथ होगी CO की वो सबसे स्ट्रांग होगी, तो S को सबसे आगे रखते हैं। फिर उसके बाद अगर हम अगली बात करें तो फिर OPH है, फिर हो जाएगा Q, और फिर अगर हम बात करें PMe3 और NMe3 में डिफाइन करेंगे तो मैंने बताया PMe3 में स्टिल वेकेंट ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी है, तो मूवमेंट होगा, थोड़ा बहुत तो मूवमेंट होगा, 2 MEs इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, तो SQR आ जाएगा, और लास्ट में अगर हम बात करें तो ये P आ जाएगा आपका NMe3। सो इफ यू पे अटेंशन, किसके साथ आपका ये ऑप्शन मैच कर रहा है? SQRP विच इज सी के साथ ये ऑप्शन मैच कर रहा है। तो अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पे ये करेक्शन कर लीजिएगा, POPH होल थ्राइस था वो वहां पर मिस हो गया था, और इस तरह 3 उसके साथ क्या कनेक्टेड थे। सो आई होप दिस इज क्लियर, समझ में आ रहा होगा सबको। मेरे हिसाब से लॉजिक मैंने आपको बता दिया है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द ज्योमेट्री ऑफ NiCO4 एंड NiPPH3 होल ट्वाइस Cl2, ये आपको दिया हुआ है, बोथ स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर, तो हमें ज्योमेट्री यहां पर जज करनी है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आपको पता चलने वाली है, देखिए जरा, NiCO4, अगर हम Na का कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो ये हो जाएगा, जब न्यूट्रल होगा, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर हम मेंशन करें तो ये होता है 3D8 4s2, आयरन का 3D6 4s2 होता है, उसके बाद कोबाल्ट आता है, फिर निकल आता है, तो 3D8 4s2 वाली सिचुएशन आपकी आ जाएगी। और निकल यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो निकल यहाँ पर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, और यहाँ पर किस ऑक्सीडेशन स्टेट में? +2 में, बिकॉज Cl आपका -1 है, और आपका ट्राइफेनिल फॉस्फीन जो लिगैंड दिया हुआ है दैट इज अ न्यूट्रल लिगैंड। सो लेट अस पे अटेंशन, एक बार निकल देखते हैं NiCO4, और इसका जरा कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं, Na+2 का भी लिख लेते हैं, तो Na+2 में जाएगा तो इट विल बिकम 3D8। आप आउटर मोस्ट शेल से क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन को हटा देंगे। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 4 दिया हुआ है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस एज वेल एज स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, तो वो हम स्टडी करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, तो सिचुएशन को स्टडी करते हैं, तो ये ऐसी कुछ सिचुएशन बन जाएगी। अगर हम सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो ये D10 वाली सिचुएशन बन जाएगी, यू गेट दिस। तो अब आपके पास S प्रेजेंट है बाहर वाला, और आगे के क्या P प्रेजेंट होंगे, तो आप हाइब्रिडाइज करेंगे, 4 लोगों को एडजस्ट करना है, हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 हो जाएगा, और शेप आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी? टेट्राहेड्रल। अब अगर यहां पर देखें NiPPH3 होल ट्वाइस ट्राइफेनिल फॉस्फीन और क्लोराइड आयन आपके लिगैंड है, तो 3D8 वाली सिचुएशन है। सो वी हैव द सिचुएशन हियर 3D8। तो फिर से इसको शो कर लेते हैं, ये सिचुएशन बन गई 1 2 3 4 5, और फिर ये हो गया 6 7 और 8, ये सिचुएशन यहां पर क्रिएट हुई है। और ट्राइफेनिल फॉस्फीन आपका एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होता है, काफी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होता है, तो देन व्हाट विल हैपन, ये इन इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, और अगर उससे ऑब्जर्व करें तो इसकी जो शेप आनी चाहिए वो होनी चाहिए DsP2 हाइब्रिडाइजेशन और स्क्वायर प्लेनर होना चाहिए, दैट शुड बी द शेप फॉर दिस। बट यहां पर अगेन ये भी टेट्राहेड्रल ही होता है, और उसको हम एक्सप्लेन कैसे करते हैं? इट इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ कि ट्राइफेनिल फॉस्फीन एक्चुअली में एक बल्की लिगैंड होता है, तो ये बल्की लिगैंड होने की वजह से अगर आप स्क्वायर में इसको अरेंज करने की कोशिश करेंगे तो देयर इज लॉट ऑफ रिपल्शन बिटवीन लिगैंड्स, तो ये अपना शेप को चेंज करता है, और रेदर देन हैविंग स्क्वायर प्लेनर वो किस में रहना प्रेफर करता है? टेट्राहेड्रल में रहना प्रेफर करता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम जैसा बन जाएगा स्क्वायर प्लेनर में और टेट्राहेड्रल में, बट इक्विलिब्रियम आपका किस तरफ ज्यादा ड्रिवन होता है? दैट इज टुवर्ड्स टेट्राहेड्रल। तो इस केस में अगर हम बात करें तो NiCO4 NiPPH3 होल ट्वाइस Cl2, तो आंसर देखिए बोथ आर स्क्वायर प्लेनर, दिस इज रॉन्ग हो गया, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर, ये देखिए कंफ्यूज करने के दिया हुआ है, ये गलत हो गया, बोथ टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर एंड टेट्राहेड्रल रिस्पेक्टिवली, ये भी हटा दीजिए। So let's see what is the next question. What it says, from the reaction of NiBr2 and PH2ETP, तो ये दो कंपाउंड्स हैं जिनको रिएक्ट करा रहा है, इट इज पॉसिबल टू आइसोलेट अ ग्रीन क्रिस्टल
तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है, इसका कलर उन्होंने क्या दिया हुआ है, ग्रीन दिया है, विच हैज अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 3.2 बोहर मैग्नेटॉन। सो ये आपको दिया हुआ है। एंड रेड क्रिस्टल्स बोल रहा है, रेड क्रिस्टल्स भी बन रहे हैं विच हैव अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 0। तो यहां पर आपका जरूर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होंगे दे आर गोइंग टू बी व्हाट, 0, विच व्हेन ईदर ऑफ दिस इज डिसॉल्व, और इन दोनों को जब वो डिसॉल्व करता है 40 डिग्री सेल्सियस पर, तो देखता है कि वहां पर एक रिजल्टिंग सॉल्यूशन है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट 2.69 बोहर मैग्नेटॉन है। अब ऑब्जर्व करिए, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर हम इसको इसमें डिसॉल्व करेंगे तो उस केस में आपका मैग्नेटिक मोमेंट 0 से कैसे इंक्रीज कर रहा है 2.69, या इस वाले केस को अगर हम स्टडी करें तो वो 3.2 से आपका क्या हो रहा है 2.69 हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसी को हमें स्टडी करना है। तो ये क्वेश्चन, पीछे वाला जो क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस करा था उसी से कुछ कुछ मैच करता हुआ, जहां मैंने आपको बोला था कि देयर इज एन इक्विलिब्रियम बिटवीन द स्क्वायर प्लेनर एंड टेट्राहेड्रल, बट टेट्राहेड्रल की तरफ आपका इक्विलिब्रियम जो होता है वो ज्यादा ड्रिवन होता है। मैंने वहां रीजन दिया था कि भाई वहां पर बल की आपने लिगैंड यूज करा था तो वहां रिपल्शन होगा, तो वो कैसा शेप लेने लगता है, नॉन प्लेनर शेप लेने लगता है। तो कुछ कुछ वहां से हम चीजों को यहां पर यूज करेंगे और समझेंगे, इट विल गिव मोर इंफॉर्मेशन कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखते हैं। तो अगर हम निकल की बात करें तो निकल का 28 एटॉमिक नंबर हो गया, 3d8 4s2 कॉन्फ़िगरेशन हो गया वैलेंस शेल, और आपका पेन अल्टीमेट का मैंने लिखा हुआ है, ऑर्बिटल ये 3d वाला कंसिडर करा है सिर्फ। अब निकल यहां पर +2 में प्रेजेंट है बिकॉज Br-1 में, तो अगर हम निकल +2 की बात करें, निकल +2, तो दिस कॉन्फ़िगरेशन इज गोइंग टू बिकम 3d8 और 2 इलेक्ट्रॉन आपके यहां से निकल जाएंगे। तो ये सिचुएशन क्रिएट हो गई है। अगर हम इसको बॉक्स डायग्राम से शो करें तो देखिए जरा क्या बनेगा। ये रहे 5 आपके डी के ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 एंड देन वी हैव 6 7 एंड 8। अब क्या क्या सिचुएशन एराइज कर सकती है, एक तो पेयरिंग हो और एक तो पेयरिंग आपकी ना हो। यही सिचुएशन हम देख सकते हैं। अगर पेयरिंग हो रही होगी तो जब पेयरिंग हो जाएगी तो उस केस में हम बोलेंगे कि आपका मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा। चलो एक चीज समझ में आती है। दूसरे वाले में पेयरिंग नहीं हो रही है और मैग्नेटिक मूवमेंट भी आपका देखिए 3.2 है। अगर हम यहां पर मैग्नेटिक मूवमेंट निकालें पेयरिंग ना कर करके, अगेंस्ट होन्स रूल अनपेयर्ड ही रखें, तो आपका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, √n इंटू n प्लस 2। इसी तरह हम निकालेंगे तो 2 इंटू 4 2√2 हो जाएगा, √8 आएगा 2√2, और 1.4 इंटू 2 अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.8 के आसपास अप्रॉक्स बैठेगा। तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऐसा कुछ होगा। अब यहां पे तो उसने 3.2 दिया हुआ है, इसका मतलब ये सिर्फ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं है, यहां पर ऑर्बिटल की वजह से भी मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट हो रहा है। तो दो तरह के मैग्नेटिक मूवमेंट होते हैं, एक बिकॉज ऑफ द स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स ओन एक्सिस, और वो जो और दूसरा होता है मैग्नेटिक मूवमेंट दैट इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो आपकी न्यूक्लियस के अराउंड डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, मूव कर रही होती है, तो उसे ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट बोलते हैं। तो ये दो तरह के मैग्नेटिक मूवमेंट है, तभी ये सम अप करके 3.2 हो रहा होगा, क्योंकि कोई और तरीका नहीं जहां पर हमें क्या दिख जाए कि हम जस्टिफाई कर लें कि ये सिर्फ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट है। और शायद इफ यू पे अटेंशन टू ऑप्शन, देखिए उसने इसके ऊपर डिस्कशन भी किया हुआ है, तो ये हमें एश्योर करता है कि हम जो सोच रहे हैं वो सही दिशा में सोच रहे हैं। तो एक एक करके देखना चालू करते हैं। तो ग्रीन क्रिस्टल में आपका, जैसा कि मैंने बोला, यहां पर आपका मैग्नेटिक मूवमेंट 3.2 है, तो हम ये वाली सिचुएशन लेंगे। तो ग्रीन क्रिस्टल का हम हाइब्रिडाइजेशन जब यहाँ पे कहेंगे तो इट इज गोइंग टू बी sp3 हम लोग बोल देंगे। अब अगर यहां पर देखें इस वाले केस में 0 हो रहा है तो सारे पेयर अप हो जाएंगे विच हैव अ 0। तो रेड क्रिस्टल की जब हम बात करेंगे तो ये क्या होने लगेगा, dsp2। अब इसी चीज को हम स्टडी करते हैं आगे। देखिए क्या दिया हुआ है, उसने दिया हुआ है कि ग्रीन ni, ग्रीन वाला, एंड कॉम्प्लेक्सेस इन CH2Cl2 बोथ आर टेट्राहेड्रल। फिर दिया है इस टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इन CH2Cl2 आर टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर। अब फिर से वही, यहां पर अगर हम ग्रीन क्रिस्टल की बात करें और ये रेड क्रिस्टल की बात करें तो एक आपका टेट्राहेड्रल होगा और एक आपका होगा स्क्वायर प्लेनर। तो इसके लिए लिख लेते हैं टेट्राहेड्रल एंड द अनदर वन इज स्क्वायर प्लेनर।
तो यहां पर अगर हम इसको इसमें डाल रहे हैं CH2Cl2 में, तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट एक्चुअली में डिक्रीज हो रहा है वो इसलिए हो रहा है बिकॉज ऑफ व्हाट, एन इक्विलिब्रियम, एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा इन दोनों के बीच में। तो इसका स्क्वायर प्लेनर का जो मैग्नेटिक मूवमेंट है दैट इज 0, और यहां पर अगर हम बात करें तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कुछ आपको दिया हुआ है विच इज 3.2 बोहर मैग्नेटॉन। तो इसीलिए ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, जब आप किसी एक चीज को डालते हैं इस CH2Cl2 में 40 डिग्री सेल्सियस पे इन कंडीशंस में, तो वो एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर लेता है। इसको डालेंगे तो वो इसके साथ इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर लेगा, रेड वाले को ग्रीन, रेड डालेंगे तो ग्रीन भी बनाएगा, ग्रीन डालेंगे तो रेड भी आपका बनाएगा। सो लेट अस पे अटेंशन, एक एक करके देखते हैं। ग्रीन जो ऑप्शन है हमारे पास, ग्रीन NiPH2 ग्रीन वाला एंड कॉम्प्लेक्सेस इन CH2Cl2 बोथ आर टेट्राहेड्रल। नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं है, बोथ तो टेट्राहेड्रल नहीं है, क्योंकि उसने CH2Cl2 में बोला है, तो CH2Cl2 में देयर इज एन इक्विलिब्रियम बिटवीन टेट्रा एंड व्हाट, स्क्वायर प्लेनर, इसके बीच में इक्विलिब्रियम है। ये हम मैग्नेटिक मूवमेंट के डेटा से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ए आप हटा दीजिए, दिस इज इनकरेक्ट। फिर दिया है ग्रीन इज टेट्राहेड्रल एंड कॉम्प्लेक्सेस इन CH2Cl2, आपको दिए आर टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर, ये सही है। ग्रीन वाले के लिए हमने टेट्राहेड्रल जज भी करा हुआ है, यहां पर मैग्नेटिक मूवमेंट हमने उसके बेसिस पर वहां पे हाइब्रिडाइजेशन जो निकालेंगे वो S और P वाले होंगे। तो टेट्राहेड्रल एंड कॉम्प्लेक्सेस इन CH2Cl2 और टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर, बिल्कुल सही है ये, क्योंकि इक्विलिब्रियम आ रहा था। ये मैंने कहां पर लिखा है, इन CH2Cl2। अब आगे बढ़ते हैं। ग्रीन NiPH2 इज स्क्वायर प्लेनर विद कंट्रीब्यूशन, तो ग्रीन वाले की अगर हम बात करें, वो कह रहा है कि स्क्वायर प्लेनर है, तो गलत हो गया। विद कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट, वो बात जरूर सही है। वेयर एज कॉम्प्लेक्सेस इन, ये सही है, बट ये स्क्वायर प्लेनर लिखना एक्चुअली में यहां पर क्या हो गया, एरर हो गई, तो दैट्स व्हाई इट इज रॉन्ग। इधर बढ़े, इज स्क्वायर प्लेनर विद कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑर्बिटल मूवमेंट कॉम्प्लेक्सेस, एंड उसने बोला है कि दोनों ही टेट्राहेड्रल हैं, ये भी यहां पर गलत हो गया। सो द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस इज एक्चुअली व्हाट, बी। तो बी आपका सही आंसर हो गया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इट सेज फ्रॉम द, अच्छा उसी का पार्ट है, फिर से दिया हुआ है उसने, वही सेम है, उसका अगला पार्ट दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट रेड, रेड के लिए उसने पूछा हुआ है। तो रेड वाला हमारा क्या था, रेड वाला क्रिस्टल वो था जिसमें आपका मैग्नेटिक मूवमेंट 0 था और स्क्वायर प्लेनर हमने शेप बोली हुई थी। तो देखते हैं जरा, कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब्स ग्रीन वेवलेंथ। अब हम यहां पर मुंशन व्हील की हेल्प लेने वाले हैं, तो हमें पता है कि मुंशन व्हील की हेल्प से हम जज कर सकते हैं कि अगर वो कुछ कलर अपीयर कर रहा है तो इसने जरूर उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर आता है, उसने कोई कलर एब्जॉर्ब किया होगा, उसके करस्पॉन्डिंग एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर आएगा। तो मुंशन व्हील इज गोइंग टू हेल्प अस आउट इन दिस, तो लेट अस लुक इनटू दैट। क्या है आपका मुंशन व्हील, इट इज लाइक दिस। सो इस तरह हम बनाते हैं, ये हो गया आपका। अब ऑब्जर्व करिए यहां पर कैसा इसका कलर है, रेड की बात कर रहा है, तो रेड अगर है तो इसने रेड अपीयर कर रहा है, तो इसने कौन सा कलर एब्जॉर्ब किया होगा, ग्रीन, क्योंकि ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री कलर रेड है, या रेड एब्जॉर्ब कर रहा होता तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होता, ग्रीन होता। तो देखते हैं इसी चीज को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रेड। तो कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब्स ग्रीन वेवलेंथ, बिल्कुल सही बात है, ग्रीन वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहा है। कॉम्प्लेक्स इज टेट्राहेड्रल, अभी अभी हमने देखा रेड वाले में जो शेप आपने डिफाइन करी है रेड क्रिस्टल के लिए, वो स्क्वायर प्लेनर डिफाइन करी है, तो ये गलत हो गया। फिर आगे देखें, कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब रेड वेवलेंथ, बिल्कुल ही गलत है, और कॉम्प्लेक्स एब्जॉर्ब्स येलो वेवलेंथ, ये भी आपका गलत है। सो करेक्ट आंसर इज इन दिस केस इज व्हाट, ग्रीन। ऐसे ही आप दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम दूसरे वाले ग्रीन क्रिस्टल की कॉम्प्लेक्स की बात करें, तो वो ग्रीन एब्जॉर्ब कर ग्रीन आपका अपीयर कर रहा है, तो इसका मतलब उसने एब्जॉर्ब कौन सा करा था, रेड करा था, उसका ठीक कॉम्प्लीमेंट्री कलर। तो ये आप मुंशन व्हील की हेल्प से इसको आंसर कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, उसमें दिया हुआ है इफ डेल्टा ग्रेटर देन पी, सो वी नो दिस थिंग वेरी वेल, आपने बहुत पढ़ा होगा इसको, कि अगर स्प्लिटिंग एनर्जी जो है वो पेयरिंग से ज़्यादा होगा, तो उस केस में आपकी पेयरिंग होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप करते हैं रेदर देन आपका वो मूव कर जाए हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स में, तो हम उनको बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और जब वो ऊपर मूव कर जाते हैं, दैट मीन्स पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू मूव करने के लिए, दैट इज स्प्लिटिंग एनर्जी के कंपैरिजन में, तो हम बोलते हैं उस केस में हम
उनको ऊपर मूव कर देते हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखेंगे, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखेंगे तो उनको हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बोलेंगे, उनके स्पिन क्या हो जाएंगे, हाई हो जाएंगे। सो दिस इज इट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, इस पर उसने क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो K4FeCN6, आयरन को अगर यहाँ पे नोटिस करें तो ये +2 में है, प्लैटिनम को अगर यहाँ पर नोटिस करें तो ये आपका +4 में आएगा, निकल को अगर हम यहाँ नोटिस करें तो ये भी +4 में आएगा, F6 माइनस है, क्रोमियम को अगर हम यहाँ नोटिस करें तो ये +3 में आएगा। तो सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो सबसे पहले लिख लीजिए। तो अब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आपको दी हुई है। सोचिए अगर इतनी ज्यादा हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो यू नो दिस थिंग वेरी वेल कि उस केस में स्प्लिटिंग ज्यादा हो जाती है, क्योंकि अगर +4 होगी तो वो लिगैंड को अपने पास ज्यादा पुल करेगा तो रिपल्शन होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट ऑन सेंट्रल मेटल एटम, और लिगैंड पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसकी वजह से स्प्लिटिंग आपकी ज्यादा होगी। तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगी तो वो पेयर करना पसंद करेगा, और अगर वो पेयर करना पसंद करेगा तो उस केस में कैसे कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। तो इसी तरह हम शो कर सकते हैं, मैं एक बार T2G और EG को शो कर देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। दिस इज T2G और ये रहा आपका EG, सारे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है, कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6 है। तो डेल्टा ओ की जैसे मैंने बात करी वो किनके केस में ज्यादा होगा, बी और सी में। तो ये पेयर अप करना पसंद करेंगे, पेयर अप करेंगे तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं। तो देखिए बी तो नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता। इनको देखते हैं +2 +3। तो अगर हम आयरन की बात करें, आयरन का कॉन्फ़िगरेशन है 3D64H2, दिस इज फॉर आयरन दिस, और आयरन +2 की बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका 3D6, ये बन गया। अब D में आपके 6 इलेक्ट्रॉन है और Cn एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, तो आपको पता है ये गैप आपका बड़ा हो जाएगा, जब बड़ा हो जाएगा तो उस केस में ये सारे पेयर अप हो जाएंगे, ये सिचुएशन बन जाएगी रेदर देन कि वो ऊपर Eg में मूव करें। तो अगेन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो अब एक ही आंसर बचा, ये भी गया तो D ही होगा। अब D को भी हम चेक कर लेते हैं, दिस इज फॉर व्हाट, आयरन, ये मैंने आयरन के लिए शो करा है, आयरन +2 के लिए। ऐसे ही अगर हम Cr के लिए देखें, आई एम शोइंग इट हियर, तो Cr में सिचुएशन फिर से T2G बना लेते हैं, EG बना लेते हैं। Cr की बात करें अगर तो Cr का कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है 3D5 4S1 होता है। Cr यहां पर आपका +3 में प्रेजेंट है, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे रह जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन बचे रह जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, इन 3 इलेक्ट्रॉन को यहां पर डालेंगे। देखिए इस वाले केस में जब Cr +3 में रहेगा तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा ये कॉन्फ़िगरेशन चाहे आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड हो या वीक फील्ड लिगैंड हो, यही रहने वाला, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। भाई पहले तो आप किसको भरेंगे, T2G को ही तो फिल करेंगे क्योंकि उनकी एनर्जी क्या है, कम है। तो ध्यान रखिएगा चाहे SFL हो या WFL हो, ये हमेशा यही कॉन्फ़िगरेशन लेगा। तो आपके यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। सो आई होप दिस इज क्लियर, ये आसान सा क्वेश्चन था, सबको समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट, व्हाट इट सेज। फिर से उसने अगला पार्ट दिया हुआ है कि द ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डेल्टा O ऑफ d ऑर्बिटल एनर्जीज ऑफ द फॉलोइंग मेटल आयंस डिक्रीजेस इन द ऑर्डर। तो वो कह रहा है कि इनके आप ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस को कंसिडर करिए और डेल्टा O के बारे में बताइए किसमें क्या ऑर्डर होगा। तो देखिए डेल्टा O आपको ऑलरेडी पता है, जो डेल्टा की बात हम करते हैं स्प्लिटिंग की, वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, ऑक्सीडेशन स्टेट पर डिपेंड करती है, जैसे मैंने वहां पर वो क्वेश्चन पिछला वाला जो सॉल्व करा उस पर डिपेंड करेगी, इस पर भी डिपेंड करेगी कौन सा मेटल है उस पर भी डिपेंड करती है। तो जैसे हम डी में अगर किसी ग्रुप की बात करें तो किसी ग्रुप में नीचे जाने पर डेल्टा O इंक्रीज कर जाता है। क्यों इंक्रीज कर जाता है, जैसे हम 3D 4D और 5D की बात करें तो 5D वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं दे आर मोर डिफ्यूज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो लिगैंड से वो ज्यादा रिपल्शन फेस करते हैं, तो इसीलिए नीचे जाने पर डेल्टा O क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो यहां पर अगर हम ऑप्शंस को देखें तो देखिए उसने सेम ही ग्रुप के दिए हुए हैं, कोबाल्ट दिया हुआ है और उसके नीचे आपका रोडियम आता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या दिए, कोबाल्ट +2 और +3 दिया हुआ है, तो ये पहला मतलब दो चीजों को उसने मिक्स करने की कोशिश करी है इस क्वेश्चन में, +3 एंड +2। तो हमें पता है +3 वाले केस में जो डेल्टा O है वो ज्यादा होगा। तो आप नोटिस करिए कहां कहां +3 वाला कम से कम कोबाल्ट +2 से तो आगे है। तो जैसे इसमें आ रहा है, ये तो गलती हो गया, ये यहीं से आप इसको आंसर कर सकते हैं। यहां पे देखें तो डी हो गया, ये भी गलत हो गया। अब बी और डी में से हमें चेक करना है। तो रोडियम आपका दिया हुआ है +3 में, सो कोबाल्ट +2 में डेल्टा O जो होगा आपका वो सबसे कम होगा
ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे हमने एक्सप्लेन करा। फिर अगला मैंने जैसे बोला कि नीचे जाने पर, तो अगर हम कोबाल्ट +3 की बात करें और रोडियम +3 की बात करें, तो रोडियम उसके नीचे लाई कर रहा है, उसमें आपका डेल्टा ओ ज्यादा हो जाएगा। तो ऑर्डर विल बी कोबाल्ट +2 मतलब +3 वाला और फिर रोडियम वाला, विच मैचेस अप विद द ऑप्शन नंबर बी। तो ये डी आपका गलत हो गया। सो क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन बेसिक इंफॉर्मेशन। अगला देखते हैं क्या देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। तो यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा, क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो प्लीज पे अटेंशन। अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो ये मल्टीपल इसके आंसर आने वाले हैं। सो दे हैव गिवन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। KFeCrCN6 एंड KCrFeCN6 आर आयनाइजेशन आइसोमर्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लोगों को लगता है कि ये एक्चुअली में आयनाइजेशन आइसोमर्स है क्योंकि अलग अलग आयोन्स जनरेट कर रहे हैं, बट दिस इज रॉन्ग। ऐसा नहीं है, ये आयनाइजेशन आइसोमर नहीं है। आयनाइजेशन आइसोमर्स के लिए डिफाइन कैसे डिफाइन करा जाता है, सेंट्रल मेटल एटम को फिक्स रखते हुए लिगैंड्स को आप आउटसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर और इनसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर मूव करते हैं। यहां पर उसने सेंट्रल मेटल एटम को ही एक्सचेंज कर दिया है। सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट द केस ऑफ आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। दिस इज हाउ वी डिफाइन आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आई होप आई एम क्लियर। कीपिंग द सेंट्रल मेटल एटम फिक्स, आप लिगैंड्स को इधर से उधर मूव करते हैं, आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड इनसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। सो इट मे अपीयर कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट ये नहीं है। फिर आपको ये कॉम्प्लेक्स दिया है 8 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो अगर आप देखें तो अमोनिया 180 डिग्री पे है, वाटर और Cl के बीच में 90 डिग्री एंगल है। इस स्ट्रक्चर में भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में भी सारी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट आप देते हैं उसमें सारी पोजीशंस आइडेंटिकल होती हैं। तो यहाँ भी अमोनिया आपका 180 डिग्री पर है, H2H2O में 90, Cl में 90। तो एक्चुअली में यहाँ कुछ नहीं है। आप अगर इस प्लेन को नोटिस करो, ये 1 2 3 4, ये प्लेन ढूंढिए। ये प्लेन आपको कहीं पर मिल रहा है Cl1 और फिर उसके बाद 2, देखिए नोटिस करिए, ये हो गया, फिर 3 में H2O, फिर ये रहा और ये रहा, और उसके परपेंडिकुलर अमोनिया अमोनिया। तो एक्चुअली में उसने कुछ नहीं किया है, इसी को थोड़ा सा रोटेट कर दिया है। तो ये दोनों एक्चुअल में क्या है, सेम है। दे आर नॉट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अगर आपको बनाने थे तो अमोनिया अमोनिया के बीच में आप 90 डिग्री वाली सिचुएशन लेके आइए। सेम डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है, इसलिए दे आर नॉट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो बी भी आपका गलत हो गया। लेट्स मूव ऑन टू सी एंड डी। अब अगर ये मल्टीपल है तो ऑब्वियसली सी डी आंसर होने चाहिए। चेक करते हैं एक बार। सो दे हैव गिवन, ये कॉम्प्लेक्स बनाया है, EN स्टैंड्स फॉर इथाइलिन डाइएमाइन। ये यहाँ पे मैं लिख देता हूं। तो इथाइलिन डाइएमाइन आपको पता है एक न्यूट्रल लिगैंड होता है आपका। अब वो यहां पर दोनों एन के थ्रू क्या कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है टू CO, जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है। अब पूछ रहा है आर ऑप्टिकल आइसोमर्स। देखिए इन दोनों को नोटिस करिए, इन दोनों में ही आपको कहीं भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलने। किसी एक को नोटिस कर लीजिए। ये एक्चुअली में इसने क्या करा है, इसकी मिरर इमेज बना दी है यहां पर। अगर आप यहां बीच में मिरर रख देंगे तो इसकी मिरर इमेज बने। तो पहले इसमें से आप किसी एक को चेक कर लीजिए कि कोई सिमेट्री मिल रही है, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रही हो या सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल रही हो। तो अगर आप नोटिस करें तो यहां पर किसी भी तरह से आप इसको कट करिए, कैसे भी कट कर लीजिए। ऐसे कट करेंगे तो भी आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी, ऐसे कट करेंगे तो भी आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी। देखिए यहाँ EN लगा है और यहां पर इसके सामने EN नहीं है। तो कुछ भी करिए आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलने वाली। और अगर आप पॉइंट ऑफ सिमेट्री देख रहे हैं तो देखिए इधर जाने पे ये आपको दिख रहा है, क्या इधर आने पे ऐसा दिख रहा है? नहीं, इधर कोई इस तरह यहां पर शेयरिंग नहीं हो रही है। तो यू वोंट फाइंड एनी प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसका मतलब ये कायरल है, तो ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा, तो विच इज इट्स मिरर इमेज जो यहां पे शो करी हुई है। कमिंग टू डी, MnCO5HCN एंड MnCO5NCS दिया हुआ है आपको और लिंकेज आइसोमर। तो आपको पता है HCN आपका एम्बीडेंटेट लिगैंड है। अगर ये एम्बीडेंटेट लिगैंड है तो आपका S से भी शेयरिंग हो सकती है, N से भी शेयरिंग हो सकती है, जो दिखाया हुआ है। और लिंकेज आइसोमरिज्म इसी तरह एराइज करता है बिकॉज ऑफ द शेयरिंग of electron density through a coordinate bond by different atom in a ligand। तो यहाँ पे S कर रहा है, यहाँ N कर रहा है, तो ये लिंकेज आइसोमर्स हैं। तो D इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका करेक्ट आंसर C और D हो गया। मूव ऑन टू नेक्स्ट। Which one of the following configuration will show distortion in an octahedral field? ये अगला क्वेश्चन है एंड इनफैक्ट लास्ट है आपका। तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में हमें बताना है कि किस में डिस्टॉर्शन होगा। तो बेसिकली दिस क्वेश्चन इज ऑन जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। तो
कब डिस्टॉर्शन होता है? डिस्टॉर्शन तब होता है जब अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का। जैसे एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड की बात करिए तो 1 2 3 और ये रहा आपका Eg। सो वी हैव Eg हियर एंड वी हैव T2G हियर। ये सिचुएशन हो गई। अब अगर ऐसा कभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन हो तो देखिए यहाँ Eg में आप क्या नोटिस कर रहे हैं कि अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और यहाँ पे क्या 0 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। या ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हो, चाहे वो हाई स्पिन या लो स्पिन, वो हमें स्टडी करना पड़ेगा। मान लीजिए ऐसा दे दिया, अगर ये सिचुएशन क्रिएट हो गई तब भी आप क्या नोटिस कर रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी Eg में जो है वो अनइवन हो गई है। अगर अनइवन हो गई है तो आप ये बात जानते हैं अनइवन होने के केस में क्या होगा, आपके पास Eg में जो ऑर्बिटल हैं वो कौन से हो गए, dz² एंड dx² माइनस y² हो गए। तो आप क्या चाहोगे, अगर आपको इलेक्ट्रॉन प्लेस करना है, मान लीजिए इसी सिचुएशन की बात कर लें, तो 2 इलेक्ट्रॉन हम कहाँ रखना प्रेफर करेंगे, dz² में रखना प्रेफर करेंगे, क्योंकि dz² में जो लिगैंड है आपके 2 अप्रोच कर रहे हैं अलोंग द पॉजिटिव z एक्सेस एंड नेगेटिव z एक्सेस। और x² माइनस y² की अगर हम बात करें, dx² माइनस y², तो उनके अलोंग 4 लिगैंड आपके आ रहे हैं, तभी तो आप ऑक्टाहेड्रल बनाएंगे, तो वो ज्यादा रिपल्शन फेस करेंगे। तो अगर हमारे पास अपॉर्चुनिटी होगी तो हम क्या चाहेंगे, रिपल्शन कम से कम हो। तो हमारे पास अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो वो हम कहां पे रखना प्रेफर करेंगे, dz² में रखना प्रेफर करेंगे एज कंपेयर टू dx² माइनस y²। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। तो इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो हम कहां पे डाल देंगे, dz² में डाल देंगे। और क्यों, क्योंकि लिगैंड्स आपके वहां पे कम अप्रोच कर रहे हैं, कम रिपल्शन, और इस एक को हम dx² माइनस y² में। सो दिस इज द सिचुएशन है। तो हाई स्पिन और D9, तो देखिए फिर से मल्टीपल है, आपको चेक करना है हाई स्पिन और D9। हाई स्पिन का D9 कॉन्फ़िगरेशन बोल रहा है, और हाई स्पिन जैसा कि मैंने अभी समझाया था कि पहले वो मूव करेगा ऊपर, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये सिचुएशन क्या हो गई, 2 2 4 2 6 2 8 1 9। इनफैक्ट यही वाला सिचुएशन आपको दिख रही है। तो यहाँ पे डिस्टॉर्शन होगा बिकॉज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। तो डिस्टॉर्शन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहां पे आपको ध्यान देना है। तो हाई स्पिन D9, हाँ बिल्कुल ए वाले केस में आपका डिस्टॉर्शन मिलेगा। इनफैक्ट इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड हो या वीक फील्ड लिगैंड हो, सिचुएशन तो सेम ही राइज करने वाली है। फिर अगर हम बात करें हाई स्पिन D4 की बात करें तो D4 वाली सिचुएशन कैसी बन जाएगी, D4 भी मैं दिखा देता हूँ। हाई स्पिन ये रहा आपका, तो आपको क्या करना है, पेयरिंग नहीं करानी है, 1 2 3 4। बिल्कुल देखिए यहां पर फिर से वही सिचुएशन अराइज कर गई, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर भी मिलेगा। हाई स्पिन D5, ये किसके लिए था, इसके लिए था, ये किसके लिए था, D9 के लिए था। ऐसे ही हम D5 के लिए चेक कर लेते हैं। तो D5 का अगर हम यहां पर शो करें तो ये सिचुएशन बनेगी 1 2 3, और ये रहा आपका। तो हाई स्पिन तो आप क्या करेंगे, यहां पर नहीं मिलेगा, इवन डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, यहां पर अनइवन था, इस वाले केस में इवन डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये आंसर नहीं होगा। लो स्पिन D7 देख लेते हैं। तो लो स्पिन D7 को मैं यहां पे शो कर देता हूं। सो वी हैव दिस सिचुएशन हियर, ये रहा, एंड देन वी हैव दिस। तो लो स्पिन इसका मतलब पहले तो आप पेयरिंग कर लेंगे, सीधी सी बात है, फिर ये एक रहा यहां पर, तो फिर से अनइवन आ गया। तो D7 वाला कॉन्फ़िगरेशन, तो इसमें भी आपको क्या डिस्टॉर्शन देखने को मिला होगा। तो दिस इज हाउ वी जज कि कहाँ पर ऑक्टाहेड्रल शेप में डिस्टॉर्शन होना है या नहीं होना है। तो आप इसको याद रखिएगा, दैट विल हेल्प यू आउट। सो दिस वाज ऑल अबाउट, ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे, आई होप ये आपको समझ में आ गए होंगे, इन पर देखिएगा। इन केस अगर कोई क्वेरी हो तो यू कैन ऑब्वियसली ड्रॉप अ मैसेज, मैं उसको देख करके आंसर करने की कोशिश करूंगा। सो विद दिस आई विल वाइंड अप, थैंक यू।